जहां हर कदम मौत के करीब ले जाता है। वहीं किन तियान को मिलता है ऐसा टीममेट जो दुश्मनों से ज्यादा मुसीबत बन जाता है। एक यंग लड़का, ज्यादा जुबान, कम तजुर्बा और सामने डार्क एल्फ्स का सबसे खतरनाक मोर्चा। ये जोड़ी जिंदा बचेगी या आपस की लड़ाई में ही टूट जाएगी? जब बैटलफील्ड पर भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार हो, तब क्या ये दोनों एक दूसरे की ढाल बनेंगे या सबसे बड़ी कमजोरी? असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 151, एल्फ प्रिंसेस। रॉयल सेक्रेड लैंड, सिल्वर मून लेक। जैसे ही रात उतरी, चांदनी ने झील को हल्के से ढक लिया। पूरा पानी चांदी की तरह चमक रहा था, मानो हजारों तारे उसमें गिर गए हों। सतह पर सिल्वर लाइट की चमक धीरे धीरे हिल रही थी। झील के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। कभी कभी नीली रोशनी से चमकती कोई मछली पानी से उछलती, लहरें बनती और चांदनी के साथ मिलकर पूरा सीन सपनों जैसा लगने लगता। सिल्वर मून लेक के किनारे विशाल ट्री हाउस बने थे जो प्राचीन और ऊंचे पेड़ों से जुड़े हुए थे। उन पेड़ों के तने इतने मोटे थे कि दर्जनों लोग मिलकर भी उन्हें घेर न सकें। ट्री हाउस ऐसे लगे जैसे पेड़ से ही उगाए हों। सिल्वरी वुड से बने ये घर चांदनी में हल्की रोशनी छोड़ रहे थे, बिल्कुल झील की चमक की तरह। प्रिंसेस, अलग अलग नस्लों के 2600 से ज्यादा योद्धा अपनी पोजीशन पर हैं और 400 से ज्यादा नए ह्यूमन स्पिरिचुअलिस्ट भी आ चुके हैं। एल्फ गार्ड आधा घुटनों के बल झुकते हुए बोला, आवाज में पूरा सम्मान था। ठीक है, मुझे पता है। एल्फ प्रिंसेस ने शांति से सिर हिलाया। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर मून लेक की जमी हुई चांदनी, साफ, तेज और रॉयल। उनकी आंखें हरे रत्नों जैसी थीं, जिनमें गहराई और रहस्य था, मानो सामने वाले के दिल तक देख सकती हों। उनकी नाक ऊंची थी, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, खूबसूरत लेकिन ठंडे रॉयल अंदाज वाले। सिर पर लॉरल ब्रांच और कीमती रत्नों से बना ताज था, जिसके बीच लगा मूनस्टोन चुपचाप उनकी ऊंची हैसियत बता रहा था। सरांडिर कहाँ है? प्रिंसेस की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें शासक की ताकत साफ झलक रही थी। प्रिंस। गार्ड थोड़ा झिझका, फिर बोला, वो मिसिंग है। ये सुनते ही प्रिंसेस की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। सरांडिर के पास एल्फ रेस का एक कीमती खजाना था, इसलिए उसकी सेफ्टी की चिंता नहीं थी। लेकिन सरांडिर, क्या तुम अब भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? प्रिंसेस ने धीमे से कहा। उनकी आंखों में एक पल के लिए उदासी और निराशा दिखी। प्रिंसेस, क्या मैं प्रिंस को वापस ले आऊं? गार्ड ने धीरे से पूछा। जरूरत नहीं, प्रिंसेस ने कहा। जब सरांडिर खुद समझ जाएगा, वो अपने आप लौट आएगा। जी। कुछ देर बाद चांदनी खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। छोटे से कमरे में बिस्तर पर एक शख्स पालथी मारकर बैठा था। उसकी सांसें बराबर चल रही थीं और स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार उसके शरीर में जा रही थी। उसके पास ही 16-17 साल का एक लड़का उसे ध्यान से घूर रहा था, आंखों में जिज्ञासा भरी हुई। कृषि खत्म करते हुए छिनतियान ने सांस छोड़ी, एलन की तरफ देखा और बोला, किड, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन पूरी रात ऐसे घूरना जरूरी है क्या? क्या मेरी शक्ल से इम्प्रेस हो गए? हाँ, किससे इम्प्रेस? एलन ने ताना मारा। तुम इसे हैंडसम कहते हो? मेरे घर का कोई भी गार्ड तुमसे ज्यादा हैंडसम है। ओह, बड़ी स्टोरी सुनाते हो। छिनतियान हंसा। जब गार्ड ही मुझसे ज्यादा हैंडसम है तो तुम इतने एवरेज क्यों लगते हो? मैं एवरेज? एलन भड़क गया। मैं तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ, समझे? इस बच्चे की सोच भी ठीक नहीं, आंखें भी। तुम ही ब्लाइंड हो। एलन गुस्से में कूदकर छिनतियान के बिस्तर पर चढ़ गया, लेकिन छिनतियान ने हल्का सा पैर अटकाया और एलन सीधे गिर पड़ा। एक हाथ से उसने एलन को दबा लिया, चाहे एलन कितना भी छटपटाए। छोड़ो मुझे, हिम्मत है तो बाहर आकर 1-on-1 लड़ो, एलन चिल्लाया। तू मुझसे? छिनतियान ने उसके सिर पर हल्की सी टकली मारी। किड, पहले थोड़ा बड़ा हो जा। मैं लड़ूंगा। काफी देर तक छटपटाने के बाद एलन पूरी तरह थक गया। बिस्तर पर पड़ा पड़ा बोला, मुझे छोड़ दो। याद रखना, हम एक ही कमरे में हैं। जब तुम सोओगे तब देखना, मैं तुम्हारे चेहरे पर कछुए बना दूंगा। छिनतियान ने आराम से कहा, ऐसा किया तो मुंह में गंदे मोजे ठूंस दूंगा। ये सुनते ही एलन सिहर गया। ठीक है, मेरी गलती थी, मैं हार मानता हूँ। अब ठीक। छिनतियान ने उसे छोड़ा। अपने बिस्तर पर जाओ और सो जाओ। एलन चुपचाप जाकर लेट गया।
छिनतियान की आंखें बंद होते ही उसने चुपके से मुंह बनाया। शू। छिनतियान की आंखें अचानक खुल गईं। एलन तुरंत पीठ घुमाकर लेट गया। छिनतियान मुस्कुराया, आंखें बंद की और सो गया। अगली सुबह स्क्वाड 18 पूरी तरह तैयार था। नाश्ते के बाद दोनों कप्तानों के साथ सब लोग फ्रंटलाइन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में छिनतियान और एलन सबका ध्यान खींच रहे थे। दोनों बहुत छोटे थे, एक नया ग्रेजुएट और दूसरा तो स्कूल का ही लगता था। छिनतियान, देखा लोग हमें कैसे देख रहे हैं? एलन फुसफुसाया, जैसे हम पर तरस खा रहे हों। कम से कम आंखें तो ठीक हैं, छिनतियान बोला। उन्हें लगता है तुम कमजोर हो। हाँ, कमजोर वो हैं। एलन ने कमर की तलवार पकड़ी। मैं एक बढ़िया तलवारबाज हूँ। छिनतियान ने तलवार देखी, साफ था कि वो आम नहीं थी। तुम किसमें अच्छे हो? एलन ने पूछा। छिनतियान ने पीठ के काले बॉक्स की तरफ इशारा किया। मैं स्नाइपर हूँ। स्नाइपर? छिनतियान बोला, दूर से छुपकर दुश्मन गिराने वाला। ओह, एल्फ शूटर जैसा। एलन हंसा। परफेक्ट टीम, उम्मीद करते हैं। एपिसोड 152 मेटामॉर्फोसिस। करीब 1 घंटे बाद टीम 18 फ्रंटलाइन पर पहुंच गई। ओल्डी, अब ये इलाका तुम्हारा है, टीम 9 के कप्तान लुहाओ ने थके स्वर में कहा। डार्क एल्व्स का हमला तेज हो गया है। हालात बिगड़े तो पीछे हट जाना। समझ गया, ली चांगहाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। डार्क एल्व्स दूसरों को पकड़कर अपनी तरफ कर लेते थे, जबकि एल्व्स ऐसा नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हालात पलट गए थे। छिनतियान, एलन, ये सेक्शन तुम्हारा है। दोनों को सेकंड लाइन में लगाया गया। अंकल ली, हम काम पूरा करेंगे, एलन उत्साह से बोला। कुछ देर बाद, छिनतियान, सारे दुश्मन मेरे होंगे। एलन की आंखें चमक रही थीं। तुम यहाँ बदला लेने आए हो? एलन ने सिर हिलाया। तभी सामने से दहाड़ सुनाई दी। एक काली बिल्ली जैसी दरिंदा एलन की तरफ झपटी। एलन ने फुर्ती से बचते हुए वार किया। अचानक खून देखकर वो एक पल के लिए रुक गया। दिल घबरा गया। उसी पल एक जोर की आवाज हुई और वो जानवर गिर पड़ा। छिनतियान पेड़ से कूदकर नीचे आया। अगर यही हालत है तो बदले की बात मत करो। एलन सिहर गया। यह गुस्सा नहीं, खुद से निराशा थी। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। छिनतियान ने कपड़ा फेंका। साफ करो और तैयार रहो। जंगल से 5 काले भेड़िए निकले। बाएं वाला तुम्हारा है, बाकी मेरे, छिनतियान ने कहा। इस बार मैं नहीं बचाऊंगा। एलन ने गहरी सांस ली, तलवार पकड़ी। ठीक है, मैं इसे मारूंगा। एपिसोड 153 डार्क ड्रूइड। हाउल। 5 विशाल भेड़िए एक साथ झपटे। उनमें से 3 सीधे एलन की तरफ आए, जबकि बाकी 2 छिनतियान पर टूट पड़े। हाँ, मुझे हल्के में ले रहे हो? छिनतियान ने घुटने मोड़े। उसका शरीर झपकते ही गायब हो गया। धड़ाम धड़ाम, 2 सिर हवा में फट गए। एलन के सामने अब सिर्फ एक ही काला भेड़िया बचा था। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2344 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 1890। टियर 3 इविल बीस्ट। छिनतियान की आंखें चमकी। उसने देखा कि नीचे बचे हुए भेड़िए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने लगातार ट्रिगर दबाया और दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। धम धम, भेड़ियों की लाशें जमीन पर गिरी। छिनतियान पेड़ पर खड़ा होकर स्नाइपर सेट करता रहा और चुपचाप लड़ाई देखता रहा। एलन के सामने वाला काला भेड़िया 5 में सबसे बड़ा था। उसकी ईविल एनर्जी अपने पीक पर थी। साफ था कि वो टियर 4 ईविल बीस्ट था। उसकी ताकत बेहद ज्यादा थी। पंजे और दांत उसके सबसे खतरनाक हथियार थे। काले फर पर ईविल एनर्जी लहराती थी और उसकी डिफेंस भी बहुत मजबूत थी। सामान्य टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट भी शायद उसका मुकाबला न कर पाता, लेकिन एलन की परफॉर्मेंस ने छिनतियान को चौंका दिया। उसका स्पिरिचुअल लेवल काफी ऊंचा था, कम से कम टियर 4 लेट स्टेज। उसकी मूवमेंट फुर्तीली थी और तलवारबाजी साफ तौर पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की देन लग रही थी। ज्यादा मुमकिन था कि वो किसी बड़े परिवार से हो, लेकिन उसकी कमी भी साफ थी। उसे असली लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था। कई बार वो सीधे फिनिश कर सकता था, लेकिन घायल होने के बाद भेड़िए की दरिंदगी देखकर वो हिचक जाता। ये हर नए लड़ाके की आम समस्या थी, लेकिन टियर 4 लेवल पे ये कमी होना काफी रेयर था। स्वूश, भेड़िए के पंजे नीचे गिरे। ईविल एनर्जी जलती आग की तरह थी, जिसमें जबरदस्त दबाव और गर्मी थी। एलन ने देखा कि भेड़िए का पेट खुला था। वो सीधा हमला कर सकता था, लेकिन अगर वार फेल हो गया तो पलटवार का डर था। वो झिझका और साइड में हट गया, लेकिन काला भेड़िया चालाक निकला। पंजा सिर्फ फेक था। जैसे ही एलन हटा, उसकी पूंछ कोड़े की तरह आई। धड़ाम, एलन का शरीर उड़ता हुआ पेड़ से टकराया। पेड़ हिल गया और पत्ते गिरने लगे। खांस, एलन ने हवा खींची। उसके पास प्रोटेक्टिव खजाना था, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन इस वार ने उसकी फाइटिंग स्पिरिट पूरी तरह जगा दी। काली परछाई को फिर से झपटते देख उसने दांत भींचे। तलवार नीली रोशनी से चमक उठी। क्लैंग, तलवार गूंज उठी। नीली रोशनी और काली परछाई एक पल टकराई और अलग हो गईं।
एलन एक हाथ से तलवार थामे जमीन पर कई मीटर तक फिसल गया। सूखे पत्ते चारों तरफ उड़ गए। काला भेड़िया आगे बढ़ा। अगले ही पल छर्राक, भेड़िए के शरीर में गहरी कट लग गई। खून और मांस बाहर आ गया। उसने दर्दनाक आवाज निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एलन ने लाश को देखा। उसका दिल खुशी और गर्व से भर गया। मैं जीत गया, मैंने इसे मार दिया। अपने से कमजोर दुश्मन को मारकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? छिन तियान पेड़ से कूदकर नीचे आया। तुम्हारे पास कम से कम 5 मौके थे लड़ाई खत्म करने के, लेकिन हिचकिचाहट ने सब गंवा दिया। ये तुमसे कमजोर था, इसलिए गलती की गुंजाइश थी। अगर दुश्मन मजबूत होता तो क्या तुम्हें सोचने का मौका मिलता? ये सुनते ही एलन की खुशी ठंडी पड़ गई। पर ये मेरी पहली किल थी। क्या दुश्मन तुम्हें न्यूबी समझकर छोड़ देगा? छिन तियान ने उसके माथे पर हल्की चोट मारी। फोकस करो, अगली वेव आने वाली है। ओह, एलन ने तलवार कस ली। उसकी आंखों में जोश था। आओ जितने आ सकते हो, मैं तुम्हारे खून और आत्माओं से खुद को योद्धा बनाऊंगा। विशाल भालू, भेड़िए, कौवे, डार्क एल्फ। सुबह से दोपहर तक लड़ाई चलती रही। छिन तियान की गन से लगभग 100 दुश्मन गिरे। उसके इवोल्यूशन पॉइंट्स 2,30,000 बढ़े और कुल लगभग 6 लाख हो गए। इस दौरान एलन भी तेजी से ग्रो करने लगा। उसकी तलवारबाजी अब किताबों जैसी नहीं रही, बल्कि मैदान की सादगी और क्रूरता से जुड़ गई। अब वो टियर 4 इविल बीस्ट को भी आसानी से गिरा रहा था। छर्राक, एलन ने तलवार भेड़िए के दिमाग में घोंप दी। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। छिन तियान, कैसा था वो वार? कूल लगाना? ठीक ठाक, ज्यादा आसान तरीके से खत्म कर सकते थे। फिर उसने जोड़ा, लेकिन ओवरऑल तुमने काफी प्रोग्रेस की है। एलन मुस्कुरा उठा। छिन तियान, लग रहा है अब इविल बीस्ट कम आ रहे हैं। शायद। तभी झाड़ियों से आवाज आई, एलन रेडी रहो। पेड़ों के बीच से एक काला तेंदुआ निकला। उसकी आंखें गहरी नीली थीं। एलन चौंक गया। सावधान, ये डार्क ड्रूइड है। अगली दोपहर, एपिसोड 154, सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। डार्क ड्रूइड? छिन तियान की आंखें चमकी। ड्रूइड एल्फ स्टार की एक अजीब नस्ल थे। वे एल्फ नहीं थे, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे। ड्रूइड ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर होते थे। डार्क ड्रूइड इविल एनर्जी से बदले हुए होते थे और उनकी ताकत डार्क एल्फ के बराबर होती थी। धमाका, काले तेंदुए के शरीर से इविल एनर्जी फूटी। दबाव इतना था कि दोनों को भारीपन महसूस हुआ। यह टियर 5 है। छिन तियान ने निशाना साधा, लेकिन तेंदुआ तुरंत बच गया। मैं इसे रोकता हूं, तुम पोजीशन लो। एलन तलवार लेकर झपट पड़ा। स्विश स्विश स्विश। तलवार चली, लेकिन तेंदुए की चमड़ी लोहे जैसी थी। धड़ाम, ऊपर से गोली चली, लेकिन वो बच गया। स्पीड बहुत तेज है। छिन तियान ने मन में फैसला किया। 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च। नया टैलेंट जागा, सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक। बढ़िया। धमाका, गोली चली। तेंदुआ तुरंत काले भालू में बदल गया। गोली अंदर धंसी, लेकिन पूरी तरह पार नहीं हुई। एलन के वार भी बेअसर रहे। भालू ने दहाड़ मारी और एलन पर टूट पड़ा। एलन किसी तरह बचा। तेंदुआ फिर से बदला और भागने लगा। अचानक धड़ाम, उसका सिर फट गया। छाया में छिन तियान मुस्कुराया। नीली रोशनी के 2 गोले उसके शरीर में समा गए। एक नई क्षमता उभरी, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। एपिसोड 155, किल स्टीलिंग शोडाउन, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। नीला, एक्टिव टैलेंट। ये एक प्राचीन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसे कभी ड्रूइड्स ने मास्टर किया था। इसे नेचुरल शैडो एनर्जी के साथ रेजोनेट करने के लिए खास तौर पर मॉडिफाई किया गया है, जिससे यूजर अलग अलग एनिमल फॉर्म में बदल सकता है। हर फॉर्म में वाइल्ड पावर भरी होती है। हर फॉर्म की अपनी अलग फाइटिंग खासियत और एनवायरनमेंट अडेप्टेबिलिटी है। शैडो बेयर फॉर्म शरीर बड़ा हो जाता है, स्किन पर चट्टान जैसी कैराटिन लेयर आ जाती है। फिजिकल डिफेंस 60% बढ़ जाता है, मैक्स लाइफ वैल्यू 40% बढ़ जाती है। जब लाइफ 30% से नीचे गिरती है तो तुरंत मैक्स लाइफ का 20% रिकवर होता है। ये इफेक्ट हर बैटल में सिर्फ एक बार ट्रिगर होगा। शैडो लेपर्ड फॉर्म हाथ पैर पंजों में बदल जाते हैं। मूवमेंट स्पीड 80% बढ़ जाती है। अटैक से ब्लीडिंग डैमेज होता है और जटिल टेरेन में भी तेजी से मूव किया जा सकता है। शैडो क्रो फॉर्म, शैडो कौवों के झुंड में बदल जाना, आसमान में उड़ना। हर कौवा एनर्जी ब्रीथ यूज कर सकता है। हर एक की कॉम्बैट पावर सीधे ड्रूइड की ताकत से जुड़ी होती है। बुरा नहीं, नया टैलेंट देखकर छिन तियान की आंखों में चमक आ गई। डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के तीनों फॉर्म डिफेंस, स्पीड और रेंज अटैक को अलग अलग तरीके से बूस्ट करते थे। आमतौर पर भले ही ज्यादा यूज ना हो, लेकिन सही मौके पर ये चौंकाने वाला असर दिखा सकते थे। ऊपर से ये अभी सिर्फ नीले लेवल का टैलेंट था। अगर आगे चलकर ये पर्पल या ऑरेंज तक अपग्रेड हो गया तो शायद ड्रैगन या फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होने का भी मौका मिले।
साफ था, इसकी पोटेंशियल बहुत जबरदस्त थी। ब्लैक पैंथर के सिर में गोली लगते ही उसका शरीर कांप उठा और फिर वो बिना सिर की लाश में बदल गया। उसके लंबे मजबूत हाथ पैर फैले हुए थे। स्किन थोड़ी रफ थी जिस पर ईविल ट्रांसफॉर्मेशन के काले निशान थे। एलन ड्रूइड की लाश के पास खड़ा था। उसने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में हल्की सी उदासी चमक गई। टॉप किंतियान पेड़ से कूदकर नीचे उतरा और मजबूती से जमीन पर खड़ा हो गया। एलन ने अपनी एक्सप्रेशन संभाली, किंतियान को हैरानी से देखते हुए बोला, किंतियान, तुम्हारा वेपन कमाल का है। ये टियर 5 डार्क ड्रूइड को भी मार सकता है। एल्फ रेस में भी कई पावरफुल आर्चर होते हैं जो धनुष बाण से टियर 5 दुश्मन गिरा सकते हैं, लेकिन धनुष की ताकत पूरी तरह आर्चर पर डिपेंड करती है। आर्चर जितना स्ट्रॉन्ग, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जितनी ज्यादा और आर्चरी जितनी परफेक्ट, उतना ही पावरफुल उसका एरो होता है। मगर किंतियान का वेपन तो उसकी खुद की ताकत या एनर्जी ज्यादा खर्च ही नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर खौफनाक थी। किंतियान ने एलन की तरफ देखा और शांति से बोला, ये एक रून स्नाइपर राइफल है। इसकी बुलेट्स रून पावर से एनहांस होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और पेनिट्रेशन होता है। रून स्नाइपर? एलन की आंखें चमक उठी। क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? किंतियान ने भौं उठाई। यूनिक वेपन है, उधार नहीं। कंजूस। ज्यादा से ज्यादा क्या, थोड़ी देर के लिए वेपन स्वैप कर लेते। एलन ने अपने हाथ की लॉन्ग स्वॉर्ड किंतियान की तरफ बढ़ाई। ये मेरी फैमिली की विरासत है। इसकी वैल्यू तुम्हारी राइफल से ज्यादा है। मैं बस 2 बार ट्राई करूंगा और फिर वापस कर दूंगा। किंतियान ने तलवार पर नजर डाली और एलन की उम्मीद भरी आंखों को देखते हुए धीरे से बोला, मैं मना करता हूं। क्या यार, क्यों मना कर रहे हो? मैं छीन नहीं रहा हूं। एलन लगातार बकबक करने लगा। चलो ना, बस एक शॉट। फायर करते ही वापस कर दूंगा। तो क्या है, करूंगा या नहीं? कुछ तो बोलो किंतियान ने अचानक एलन का मुंह ढक दिया और ठंडी आवाज में बोला, कोई आ रहा है। ये सुनते ही एलन तुरंत कॉम्बैट मोड में आ गया। उसका शरीर थोड़ा टाइट हो गया, स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो गई, लेकिन अभी रिलीज नहीं हुई। कुछ ही देर बाद आगे से बेतरतीब कदमों की आवाजें आने लगीं। जल्द ही कई लोग सामने आए, हाथों में वेपन थे। पहले उन्होंने किंतियान और एलन को देखा, फिर उनकी नजर बिना सिर की लाश पर टिक गई। भाई लेई, ये डार्क ड्रूइड की लाश है। ये मर चुका है। क्रू कट वाला आदमी गुस्से में चिल्लाया। हाँ, इसकी पीठ पर जो घाव है वो मैंने मारा था। यही वही है। भाई लेई कहे जाने वाले आदमी ने ऊपर उड़ते पक्षी को देखा, फिर किंतियान और एलन की तरफ ठंडी नजर डाली। हमने आधा दिन लगाया, घायल हुए, तब जाकर इस डार्क ड्रूइड को जख्मी किया, और आखिर में तुम दोनों ने आकर फल तोड़ लिया। किस डिवीजन से हो तुम, जो हमारे होशान मर्सनरी कॉर्प्स के सामने ही बैटल अचीवमेंट लेने की हिम्मत कर रहे हो? एलन तुरंत पलटकर बोला, किसे पता ये तुमने घायल किया था। ये हमें मारने आ रहा था, तो क्या हम पलटकर लड़ते भी नहीं? तू छोटा सा हमारी अचीवमेंट चुराकर अभी चिल्ला भी रहा है। क्रू कट वाला आदमी और भड़क गया। भाई लेई, इनसे बात करने का टाइम मत खराब करो। अगर आज इन्हें नहीं निपटाया तो हमारे घायल भाइयों के साथ नाइंसाफी होगी। भाई लेई ने शांति से किंतियान और एलन को देखा। उसकी नजर कुछ सेकंड तक किंतियान के हाथ में पकड़े वेपन पर रुकी रही। स्नाइपर राइफल, डार्क ड्रूइड का सिर उड़ा देने वाली, लगता है रून स्नाइपर ही है। भाई लेई के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। अगर ये स्नाइपर छुपा होता तो वो सच में थोड़ा डरता, लेकिन सामने खड़ा स्नाइपर उसके लिए कोई खतरा नहीं था। और वो दूसरा लड़का, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं लग रहा था, उससे तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मारो, इन्हें सबक सिखाओ। भाई लेई ने अपनी बांह थपथपाई। गुंडों ने तुरंत समझ लिया, मतलब था इनके हाथ तोड़ दो। किंतियान की आंखें थोड़ी झुक गईं, उनमें ठंडी चमक उभर आई। मर्सनरी सच में घटिया होते हैं। अभी भी बैटलफील्ड पर थे, दुश्मन पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था, और ये लोग इंसानों पर ही हाथ उठाने को तैयार थे, सिर्फ अचीवमेंट के लिए। खुदगरज, बिना कानून के, बड़े मकसद की कोई समझ नहीं। जब ऐसा ही है तो उसे भी नरमी दिखाने की जरूरत नहीं। हंटिंग मार्क से उन सबको मार्क करते हुए किंतियान ने चुपचाप स्पिरिचुअल एनर्जी घुमानी शुरू कर दी। अगर इन्होंने कदम बढ़ाया तो उसकी गन में कुछ और आत्माएं जुड़ जाएंगी। धमाका। कई मर्सनरी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए किंतियान और एलन को घूरने लगे। एलन ने लॉन्ग स्वॉर्ड कसकर पकड़ ली। सुबह से लगातार खून भरे ट्रायल झेलने के बाद वो हैरानी से काफी शांत था। ब्लेड के चारों ओर हरी स्पिरिचुअल एनर्जी लिपट गई। तनाव चरम पर पहुंच चुका था, जैसे अभी फट पड़ेगा। तभी साइड से एक भारी आवाज आई, तुम लोग क्या कर रहे हो? सर। स्क्वाड 18 के डिप्टी कैप्टन ली छांघाई तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने किंतियान और एलन के सामने खड़े होकर भाई लेई और उसके लोगों को देखा। पुराने लेई, यह इलाका स्क्वाड 18 की जिम्मेदारी में है। जो भी मसला है, मुझसे बात करो। कैप्टन ली,
भाई लेई ने हाथ उठाकर अपने लोगों को रोका और ठंडे अंदाज में बोला, हमने टियर 5 डार्क ड्रूइड को काफी देर तक चेज किया और घायल किया। इन दोनों ने आकर छीन लिया, हमारी बहुत सारी अचीवमेंट चली गई। ये बात तुम भी जानते हो, तो बताओ इसे कैसे सुलझाओगे? टियर 5 डार्क ड्रूइड। तभी ली छांगहाई की नजर पास पड़ी बिना सिर की लाश पर पड़ी। उसकी आंखों में हैरानी चमक गई। ये दोनों बच्चे क्या सच में इतने खतरनाक हैं? एपिसोड 156 स्पिरिट ट्री डिफेंस बैटल। सुबह से दोपहर तक स्क्वाड 18 के इलाके में लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। ली छांगहाई अलग अलग पॉइंट्स का इंस्पेक्शन कर रहे थे, कैजुअलिटी देख रहे थे और अगले डिफेंस फेज की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें सबसे छोटे ग्रुप किन तियान और एलन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें लगा था शायद उनकी लाशें उठानी पड़ेंगी, मगर किसे पता था वे दोनों बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और ऊपर से टियर 5 डार्क ड्रूइड भी मार गिराएंगे। क्या ये सच है? ली छांगहाई अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। तुम दोनों ने टियर 5 डार्क ड्रूइड को मारा? एलन ने हाथ हिलाया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, इसे किन तियान ने मारा। ली छांगहाई ने किन तियान को देखा। लड़के के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे यह सब उससे जुड़ा ही ना हो। फिर उनकी नजर उस लंबी काली राइफल पर गई। स्नाइपर, रून स्नाइपर राइफल। क्या रून स्नाइपर इतनी पावरफुल हो गई है कि टियर 5 को भी गिरा दे? ली छांगहाई चौंक गए। वो खुद टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट थे। अगर किन तियान टियर 5 डार्क ड्रूइड को गोली मार सकता है, तो सैद्धांतिक रूप से वो उन्हें भी मार सकता है। मतलब मेरी स्क्वाड में असली ड्रैगन छुपा बैठा है। मन संभालते हुए ली छांगहाई ने भाई लेई से कहा, पुराने लेई, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। देखो, क्या तुम्हें मंजूर है? डार्क ड्रूइड तुम लोगों ने घायल किया था, लेकिन वो हमारे एरिया में घुसा और फाइनल शॉट किन तियान ने मारा। दोनों साइड का कंट्रीब्यूशन है, क्यों ना अचीवमेंट आधी आधी बांट लें? जब किन तियान की अचीवमेंट आएगी, वो आधी रिसोर्स में बदलेगा और तुम्हें दे देगा। ये कैसे हो सकता है? भाई लेई के एक आदमी ने तुरंत विरोध किया। अगर इन्होंने किल स्टील नहीं की होती तो हम पकड़कर उसे मार देते। आधी क्यों दे? सबकी सब हमें मिलनी चाहिए। तुम सपना देख रहे हो। एलन गुस्से में बोला, हमने मारा है तो तुम्हें क्यों दे? आधी भी नहीं। कैप्टन ली, लगता है तुम्हारे लोग एहसान नहीं मानते। भाई लेई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा है तो हमारी बदतमीजी के लिए हमें मत कोसना। ये देखकर ली छांगहाई ने बेबसी दिखाई। किन तियान और एलन नए थे, उन्हें होशान मर्सनरी कॉर्प्स की हैसियत का अंदाजा नहीं था। वो खुद सिर्फ डिप्टी कैप्टन थे। स्क्वाड 18 का मेन कैप्टन भी होशान से पंगा नहीं लेना चाहेगा। किन तियान, एलन, मेरी बात सुनो। ली छांगहाई ने समझाने की कोशिश की। आगे बहुत मौके मिलेंगे अचीवमेंट कमाने के, छोटे फायदे के लिए बड़े हालात खराब मत करो। एलन चुप रहा, वो इस बात पर झुकने वाला नहीं था। ली छांगहाई ने उसकी जिद देख ली। किन तियान, तुम क्या सोचते हो? एलन के मुकाबले किन तियान ज्यादा मैच्योर लग रहा था। ली छांगहाई को उम्मीद थी कि वो बात समझेगा। मुझे लगता है, किन तियान ने शांत आवाज में कहा। नहीं, वो जिद्दी नहीं था। अगर दुश्मन बहुत स्ट्रांग होता और वो कमजोर, तो झुकना उसे अपमान नहीं लगता। मगर सामने वाले लोग उस लायक ही नहीं थे कि वो सिर झुकाए। अच्छा, हिम्मत तो है। भाई लेई भी भड़क गया। कैप्टन ली, बेहतर है हट जाओ, वरना बाद में खून चेहरे पर आ जाएगा। भाई लेई का रवैया देखकर ली छांगहाई ने बस अंदर ही अंदर आह भरी। डिप्टी कैप्टन के तौर पर वो जितना कर सकते थे कर चुके थे। इसी पल किन तियान की शांत आवाज एलन के दिमाग में गूंजी। एलन, मेरी बात सुनो। एलन चौंका और साइड से किन तियान को देखा। तुरंत वही आवाज फिर आई, मत देखो। ये मेरी एबिलिटी है, थोड़ी देर में बस भाई लेई और उसकी पहली वेव को रोकना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठंडी आवाज में साफ किलिंग इंटेंट था। इस बार किन तियान सच में गुस्से में था। रास्ते में उसने बीस्टमैन, इंसेक्ट रेस और यहाँ तक कि इविल गॉड से भी लड़ाई की थी। इतनी क्रूर बैटल्स के बाद होशान मर्सनरी कॉर्प्स उसके लिए कुछ भी नहीं थे। अगर इन्होंने हाथ उठाया तो वो कत्लेआम करने से भी नहीं हिचकेगा। एलन ने चुपचाप सिर हिलाया और भाई लेई पर नजर गड़ा दी। तभी ऊपर से अचानक ईगल की चीखें सुनाई दी। क्री। ऊपर से हरी बेलें नीचे गिरी। एक एल्फ वॉरियर जायंट ईगल की पीठ पर खड़ा होकर चिल्लाया, सब लोग ऊपर आओ। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री की रक्षा करनी है। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री खतरे में है। एलन का चेहरा टाइट हो गया। किन तियान, चलो। ये कहकर उसने भाई लेई को इग्नोर किया, बेल पकड़ी और फुर्ती से ईगल की पीठ पर चढ़ गया। इसके बाद न किन तियान हिले, न भाई लेई और उसके लोग। सबको डर था कि चढ़ते वक्त सामने वाला अचानक हमला न कर दे। क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। ऊपर से एल्फ वॉरियर की आवाज भारी हो गई। एलन भी पुकारने लगा, किन तियान, जल्दी आओ। किन तियान ने भाई लेई को गहरी नजर से देखा, एक हाथ से बेल पकड़ी, दूसरे में गन थामी और एलन के खींचने पर ऊपर चढ़ गया। भाई लेई, क्या हम जा रहे हैं? गुंडों ने धीमी आवाज में पूछा। जा रहे हैं,
भाई लेई के होंठ मुश्किल से हिले। अफरातफरी में मौका देखकर इन्हें निपटा देंगे, समझ गए। कई लोग चमकती आंखों के साथ बेल पकड़कर ईगल पर चढ़ गए। अनुभव से ली छांघाई समझ गए कि भाई लेई क्या सोच रहा है। उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी और चुपचाप पीछे हो लिए। लगता है अभी भी हार मानने का इरादा नहीं है। किन तियान की आंखों में ठंडी चमक उभरी। भाई लेई चाहे कितना भी धीमे बोले, वो उससे छुपा नहीं था। ये मर्सनरी सोच रहे थे कि बैटलफील्ड की अफरातफरी उन्हें मौका दे देगी। उन्हें पता नहीं था कि उनका टारगेट असली बैटलफील्ड किलिंग गॉड था। अभी आमने सामने बहुत सी पाबंदियां थीं, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़ेंगे वो इन्हें समझा देगा कि मर्सनरी आखिर मर्सनरी ही होते हैं, प्रोफेशनल सोल्जर के बैग उठाने के भी लायक नहीं। क्री जायंट ईगल ने पंख फड़फड़ाए और दूर आसमान की तरफ उड़ गया। ईगल की पीठ पर किन तियान ने देखा कि एलन काफी टेंशन में था। वो बार बार बड़बड़ा रहा था और तेज। ये देखकर किन तियान की आंखों में हल्का सा भाव आया। घबराओ मत। किन तियान ने एलन के कंधे पर हाथ रखा और गंभीरता से बोला, याद रखो जितनी अर्जेंसी उतना ज्यादा शांत रहना जरूरी है। इमोशन को अपने जजमेंट और रिएक्शन पर हावी मत होने दो। किन तियान की आवाज में जैसे कोई जादू था। एलन ने होंठ भींचे, सांसें ठीक की और धीरे धीरे उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं समझ गया। एपिसोड 157, मेले की शुरुआत। जायंट ईगल आसमान में ऊंचाई तक उड़ गया। तेज हवा सीटी मारती हुई पास से निकल रही थी। कुछ ही देर बाद जायंट ईगल ने नीचे की तरफ तेज डाइव लगाई। धम धम धम। नीचे से स्पिरिचुअल एनर्जी के टकराने की जोरदार आवाजें आ रही थीं। चारों तरफ लगातार चीख पुकार गूंज रही थी। हम पहुंच गए। एल्फ वॉरियर ने छलांग लगाई, पेड़ की ऊपरी डाल पर मजबूती से उतरा और फिर तेजी से नीचे कूद गया। चलो। किन तियान ने दूर खड़े भाई लेई और उसके लोगों पर एक नजर डाली और एलन के साथ जायंट ईगल की पीठ से कूद गया। हम भी चलते हैं। भाई लेई ने किन तियान और एलन की पीठ को देखा। उसके होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान उभरी और वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। मारो। लड़ाई और कत्लेआम की आवाजें और साफ हो गईं। किन तियान ने सामने देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या इत्तेफाक है, वो भी यहाँ है। सर। डाल पर खड़े होते ही सामने का नजारा अचानक खुल गया। आगे पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री आसमान छूता हुआ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी मोटी शाखाएं किसी विशाल ड्रैगन के शरीर जैसी लग रही थीं। गहरी भूरे रंग की छाल पर समय की रहस्यमयी रेखाएं उकेरी हुई थीं। बैंगनी बेलें जैसे विशाल अजगर चारों तरफ लिपटी हुई थीं, परत दर परत फैलती हुई हर दिशा में पागलों की तरह बढ़ रही थीं और एक विशाल गुंबद बना रही थीं जिसने आसमान को ढक लिया था। ऊपर से लटकते बैंगनी फूल किसी जादुई झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, घने, लेयरदार और बैंगनी बादलों जैसे चमकदार। बैंगनी फूलों के समुद्र के बीच चमकते हुए पारदर्शी फल लगे थे। कुछ मोती जैसे गोल थे, कुछ अंडे जैसे अंडाकार। उनकी चमड़ी हल्की रोशनी बिखेर रही थी, कोई एम्बर जैसा सुनहरा, कोई जेड जैसा हरा तो कोई अकीक जैसा लाल। हल्की चमक बेलों के बीच बह रही थी जिससे पूरा स्पिरिट ट्री और भी रहस्यमयी लग रहा था। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री के चारों तरफ इंसान, एल्फ, डार्क एल्फ, जायंट बीस्ट और ब्लैक बीस्ट भयानक लड़ाई में उलझे हुए थे। कई किलोमीटर का इलाका छोटे छोटे बैटलफील्ड में बढ़ चुका था। जंग की दहाड़, स्पिरिचुअल एनर्जी के धमाके, योद्धाओं की चीखें और बीस्ट की गर्जना आपस में गूंज रही थीं। कान फाड़ देने वाला शोर था। जमीन खून से लाल हो चुकी थी, जो बैंगनी पंखुड़ियों और चमकते फलों के साथ मिलकर डरावना और अजीब दृश्य बना रही थी। ये नजारा देखते ही एलन ने तलवार उठाई और आगे दौड़ पड़ा। किन तियान ने उसे रोका नहीं। उसका शरीर झिलमिलाया और वो पीछे खड़े भाई लेई और बाकी लोगों की नजरों से गायब हो गया। भाई लेई, वो स्नाइपर गायब हो गया। मैंने देख लिया। भाई लेई की भौहें सिकुड़ गईं। ऐसा स्नाइपर जो टियर 5 डार्क ड्रूइड को मार चुका हो और अचानक गायब हो जाए उसे बेचैन कर रहा था। हालांकि एल्फ मौजूद थे, सामने से एलाइज पर गोली चलाने की हिम्मत शायद वो नहीं करेगा। फिर भी सतर्क रहना बेहतर था। सावधान रहो, पहले अपनी सुरक्षा। भाई लेई ने चेताया और धीरे धीरे बैटलफील्ड की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ सर लीची ने पैर दबाया और तैरती मछली की तरह ब्लैक वुल्फ की पीठ के पीछे पहुंच गया। उसकी डैगर काली आभा से चमक रही थी, जैसे जहरीले सांप की जीभ, और सीधे ब्लैक वुल्फ के दिमाग में धंस गई। ब्लैक वुल्फ को कराहने तक का मौका नहीं मिला। उसकी नजर अंधेरी हो गई और जिंदगी खत्म। लेकिन लीची को जीत का आनंद लेने का टाइम नहीं मिला। उसने अजीब तरीके से लुढ़कते हुए पीछे से आने वाले वार को बचाया। वो तुरंत संभला, थोड़ा झुका, डैगर को उल्टी पकड़ में लिया और सामने खड़ी डार्क एल्फ पर नजर गड़ा दी। सर। उसके पास ही 2 और परछाइयां आसमान से उतरी। 3 डार्क एल्फ ने लीची को घेर लिया। नाराकू, मुझे लगता है इसे इविल गॉड लॉर्ड की ब्लेसिंग के लिए वॉर बैंड में ले जा सकते हैं, एक डार्क एल्फ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज मुलायम और लुभावनी थी। ह्यूमन हैंडसम बॉय, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार खुशी दिखाऊंगी।
कहते हुए उसने होठों पर जीभ फेरी। ली ची के पेट में डार्क आग भड़क उठी। उसने आंखें सिकोड़ी और तुरंत सीक्रेट टेक्निक से खुद को संभाल लिया। बचपन से ट्रेन किया गया असैसिन होने के नाते इच्छा को दबाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। और वैसे भी मैं हैंडसम बॉय हूं। ली ची हरकत में आया। वो लगभग पल भर में एक डार्क एल्फ के पीछे पहुंच गया। डैगर बिजली की तरह उसकी खोपड़ी की तरफ बढ़ी, इतना तेज। डार्क एल्फ शॉक्ड रह गई। उसे ली ची की अजीब बॉडी टेक्निक का जरा भी अंदाजा नहीं था। आखिरी पल में उसने जबरदस्ती शरीर मोड़ा। डैगर सिर की जगह उसके कंधे में धंस गई। फस। डैगर मांस और हड्डी में गहराई तक चली गई। डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी एसिड की तरह फैल गई। इस वक्त लीची टियर 4 5 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट था। सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन के साथ टियर 5 से नीचे कोई भी डार्क एल्फ उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सर। बाकी 2 डार्क एल्फ झपट पड़ी उसकी जानलेवा जगहों पर वार करते हुए। लीची ने डैगर खींची और रस्सी पर नाचने वाली की तरह फुर्ती से बचता गया। तभी घायल डार्क एल्फ ने कंधा पकड़े हुए दर्द सहते हुए फिर से उसे घेर लिया। अचानक उसे अंदर से जलन सी महसूस हुई, जैसे कुछ उसके पूरे शरीर में फैल रहा हो। फस। उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से काला खून फूट पड़ा। शरीर तेजी से सूख गया, जैसे ची और खून दोनों निचोड़ लिए गए हों। 2 सेकंड से भी कम में वो पीठ के बल गिर गई। उसका शरीर सूखी लाश जैसा हो गया। मास्टर का दिया जहर सच में जबरदस्त है। लीची के होंठ हल्के से मुड़ गए। नाराकू। बाकी दोनों डार्क एल्फ अपनी साथी की अजीब मौत देखकर डर गईं। चेहरे पीले पड़ गए। तुम दोनों भी नहीं बचोगी। लीची ने ठंडी हंसी हंसी। धम। अचानक दोनों डार्क एल्फ के सिर फट गए। लीची रुका, फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मास्टर। उसने चारों तरफ देखा। देखने की जरूरत नहीं, बस लड़ते रहो। एक जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जी। लीची ने मन ही मन जवाब दिया। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। ये पहली बार था जब वो अपने मास्टर के साथ एक ही बैटलफील्ड पर लड़ रहा था। अपनी काबिलियत दिखाने का परफेक्ट मौका। अब लीची ने कोई रहम नहीं दिखाया। वो काली आत्मा की तरह आसपास के डार्क एल्फ और ब्लैक बीस्ट का शिकार करने लगा। उसकी मूवमेंट भूत जैसी थी। नाइट डेमन की फुर्ती और ब्लिंक स्टेप की अचानक रफ्तार पूरी तरह खुलकर सामने आई। टियर 4 से नीचे एक वार में मौत। टियर 4 से ऊपर अगर सामने वाला तगड़ा होता तो वो उलझता नहीं, वार करके तुरंत पीछे हट जाता। एक असैसिन की असली पहचान। लेकिन इतने अराजक बैटलफील्ड में लीची का प्रदर्शन ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आया, क्योंकि असली हीरो पहले ही आ चुका था। धम। एक के बाद एक सिर फटते जा रहे थे। टियर 3 और टियर 4 ब्लैक बीस्ट और डार्क एल्फ कोई भी हेडशॉट से बच नहीं पा रहा था। चेस। कितनी डरावनी मार्क्समैनशिप है। ली छांगहाई ने साइड में देखा। जो डार्क एल्फ अभी एक टियर 4 मर्सनरी को दबोच कर मारने ही वाला था, वो अब बिना सिर की लाश बन चुका था। एक शॉट, सिर्फ एक शॉट, किंतियान ने टियर 4 डार्क एल्फ गिरा दिया। इतनी खौफनाक किल एफिशिएंसी सच में शॉकिंग थी। ये निशानेबाजी। ली छांगहाई ही नहीं, कई लोगों ने इस चुपचाप आए डेथ गॉड स्नाइपर को नोटिस कर लिया। एपिसोड 158, गन गॉड की आत्मा पर्पल। हा, कमाल है। हमारे पास ऐसा जबरदस्त स्नाइपर भी है। हरे कपड़ों में एक मिडिल एज आदमी हंस पड़ा। उसकी छोटी दाढ़ी थी और अंदाज बेफिक्र था। उसके सामने 2 टियर 5 डार्क एल्फ थे, लेकिन उसकी तूफानी तलवार के नीचे वे पूरी तरह बिखरे हुए थे। धम। मौत की दरांती अब भी झूल रही थी। अंधेरे में छुपा ये डेथ गॉड हर जगह मौजूद लग रहा था। पूरे बैटलफील्ड में डार्क एल्फ और ब्लैक बीस्ट के सिर फटते जा रहे थे। क्या गजब का ह्यूमन शूटर है। एल्फ कैप्टन हैरान था। एल्फ आर्चरी के लिए मशहूर होते हैं। क्लैन में कई एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कोई भी इस इंसान की तरह चुपचाप और लगातार किल नहीं कर पा रहा था। और जो मारे जा रहे थे सब टियर 3 या उससे ऊपर के डार्क एल्फ और ब्लैक बीस्ट थे। अगर एल्फ शूटरों का आधा नहीं 1/3 भी ऐसा होता तो डार्क एल्फ के पास जिंदा बचने का कोई चांस नहीं होता। क्या सच में इतना खतरनाक है इसका शूटिंग। भाई लेई ने आसपास लगातार गिरते ब्लैक बीस्ट देखे। उसे अपने सिर में हल्का सा दर्द सा महसूस हुआ और दिल में डर बैठने लगा। जाओ इस इंसान को ढूंढो। डार्क कैंप का लीडर गुस्से में चिल्लाया। कुछ ही मिनटों में उसके टियर 3 और टियर 4 एलीट्स एक एक करके मर चुके थे। जो बढ़त पहले उनके पास थी वो पलट चुकी थी। अब इंसानों और एल्फ का जोश आसमान छू रहा था। अगर इस छुपे शूटर को नहीं निपटाया गया तो ये लड़ाई हार तय है। 8 डार्क एल्फ जंगल में घुस गए और फैलकर किंतियान के निशान खोजने लगे। जंगल के अंदर क्लिक 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 बुलेट्स तेजी से मैगजीन में भरी गईं। किंतियान हर 2 शॉट के बाद तुरंत जगह बदल लेता। घना जंगल हर तरफ छाया। वो परछाइयों के बीच आसानी से मूव कर रहा था। नजर, सूंघने की क्षमता,
हीट सेंस और स्पिरिचुअल पावर सब मिलकर एक हॉटस्पॉट रडार बना रहे थे, जिससे वो बैटलफील्ड की हर हलचल पकड़ पा रहा था। धम! परछाई से निकली गोली ने पीछा कर रहे टियर 4 डार्क एल्फ का सिर उड़ा दिया। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 5214। वह उधर है। एक टियर 5 डार्क एल्फ ने दूर डाल पर काली परछाई देखी और जोर से चिल्लाया। वो तुरंत पीछा करने लगा। बाकी डार्क एल्फ भी फैल गए और बड़ा जाल बनाकर किंतियान को घेरने लगे। डार्क एल्फ बेहद तेज थे। काली परछाई जितनी भी तेजी से भागी, वो घेरे से बाहर नहीं निकल पाई। घनी काली आभा में दिखती धुंधली आकृति देखकर टियर 5 डार्क एल्फ मोटिस ने रफ्तार बढ़ा दी। उसकी छोटी तलवार से ईविल एनर्जी फट पड़ी और काली आभा को चीरते हुए सीधे पीठ के दिल में घुस गई। मर जा! काली आभा में आकृति अचानक जड़ हो गई। आसपास के डार्क एल्फ हंसने लगे। हमारे लोगों को मारकर भागने का सोच रहे थे, सपने देखो। लेकिन अगले ही पल उनकी मुस्कान जम गई। धम! वो आकृति अचानक फट गई और काली आभा में बिखर गई। खराब! ये क्लोन है। मोटिस की आंखें सिकोड़ गईं। तभी उसके कान के पास 2 धमाके हुए। धम धम! 2 और टियर 4 डार्क एल्फ के सिर उड़ गए। लानत! मोटिस गुस्से से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। पीछा बंद करो, अब इसे मैं खुद निपटाऊंगा। मोटिस समझ गया था कि उस ह्यूमन स्नाइपर के सामने टियर 4 डार्क एल्फ की कोई औकात नहीं थी। संख्या बढ़ाने से बस मौतें बढ़ेंगी। जी! बाकी डार्क एल्फ डर से कांपते हुए तुरंत मान गए। शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि एक और डार्क एल्फ का सिर धमाके से फट गया। खून और दिमाग चारों तरफ उड़ गया। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! मोटिस दहाड़ा। उसका दिल गुस्से से भरा था। बाकी 3 डार्क एल्फ भाग गए। मोटिस ने जंगल में भागती काली परछाई पर नजर रखी और पूरी ताकत से पीछा किया। कुछ दूर हूफ! एक डार्क एल्फ ने पीछे देखा और लंबी सांस ली। वो 2 एल्फ वॉरियर से एक साथ लड़ना पसंद करेगा, लेकिन उस ह्यूमन स्नाइपर का सामना दोबारा नहीं। उस डेथ गॉड के सामने वो खुद को बलि का मेमना महसूस कर रहा था। लेकिन अभी की बेबसी और डर याद आते ही उसके अंदर शर्म और गुस्सा भर गया। तुमने मेरे साथी मारे तो मैं भी तुम्हारे लोगों को मारूंगा। उसने बैटलफील्ड पर नजर घुमाई और एक ग्रुप पर आंख टिक गई। लगता है नए आए हुए ह्यूमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं। तुम ही सही। जंगल के अंदर सर्र सर्र सर्र। जंगल के अंदर 2 परछाइयां, एक आगे एक पीछे, जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही थीं। किंतियान डालों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जंगल की परछाई जैसा था, मोटिस से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए हुए। उसकी एबिलिटीज के साथ अगर वो सच में भागना चाहता तो पीछे वाला डार्क एल्फ उसकी परछाई तक नहीं छू पाता। लेकिन इस बार वो खुद की ताकत से एक टियर 5 को मारकर देखना चाहता था। हूफ! काली आभा उसके शरीर से निकली और किंतियान के चारों तरफ 5 अवतार बन गए। सबका रूप आकार एक जैसा था। हर एक के हाथ में लंबा काला भाला था। ये नाइट डेमन किंग की एबिलिटी थी, इल्यूजन डेमन अवतार। इल्यूजन डेमन अवतार कई ताकतवर डेमन किंग अवतार बनाता है। हर एक में असली की 30% ताकत होती है। असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन। कई परछाइयां अलग अलग दिशा में भाग गईं। मोटिस रुक गया। वह पहचान नहीं पाया कि असली शरीर कौन सा है। अचानक उसके दिल में खतरे की लहर दौड़ी। मोटिस ने झट से साइड में छलांग लगाई। सिर पर आने वाली गोली चूक गई। मारो! 4 अवतार फिर से पास आ गए, खाली हाथ। मोटिस ने तलवार घुमाई। तलवार की एनर्जी बेकाबू हो गई। अवतार कटकर काली आभा में बिखर गए। टिंग! उसने तलवार सीने के सामने रोक ली। गोली ईविल एनर्जी को चीरती हुई तलवार से टकराई। खोल दबकर बिगड़ गया। तलवार पर हल्का सा निशान पड़ा। टिंग टिंग टिंग! मोटिस मूव करते हुए तलवार घुमाता रहा। उसकी मूवमेंट फुर्तीली थी। तलवारबाजी इतनी टाइट थी कि वो या तो बच जाता या गोली को तलवार से रोक लेता। थोड़ा जबरदस्ती हो रहा है। किंतियान भागते हुए मैगजीन बदल रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं। टियर 5 स्पिरिचुअलिस्ट की डेंजर सेंस बहुत तेज होती है। वो अक्सर गोली का रास्ता पहले ही भांप लेता है। अगर कोई उसका ध्यान बांट दे और सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक जुड़ जाए तो हिट का चांस काफी बढ़ सकता है। दुर्भाग्य से उसके अवतार कमजोर थे, ध्यान भटकाने का काम नहीं कर पा रहे थे। और क्या तरीका है? किंतियान ने सिस्टम पैनल पर अपने सारे टैलेंट देखे। सोचने लगा क्या कोई काम आ सकता है। तभी एक टैलेंट पर उसकी नजर रुक गई। इस दुनिया में आने के बाद ये सबसे ज्यादा काम का साबित हुआ था, फिर भी वो इसे नजरअंदाज करता आया था। एब्सोल्यूट गन मास्टरी। माफ करना, इतने टाइम तक नजरअंदाज किया। इस बार पूरा दम दिखाओ। किंतियान ने होंठ भींचे और सीधे 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स एब्सोल्यूट गन मास्टरी में डाल दिए। भूं! लाइट ऑर्ब कांप उठा। हल्का हरा रंग नीला हुआ और फिर गहरा होता चला गया। सिर्फ 2 सेकंड में वो पर्पल टैलेंट बन गया। गन गॉड की आत्मा। पर्पल। एपिसोड 159 डेथ फ्रॉम शैडोज। गन गॉड की आत्मा। पर्पल। पैसिव टैलेंट
ये टैलेंट गन चलाने वाले को एक लेजेंडरी शूटर में बदल देता है। अब गन सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि शरीर का हिस्सा बन जाती है। गन की स्टेबिलिटी, रीलोड स्पीड और निशाना लगाने की काबिलियत 500% तक बढ़ जाती है। साथ ही बुलेट की वेलोसिटी और डैमेज में भी जबरदस्त इजाफा होता है। स्पेशल इफेक्ट माइंड आई, बिना देखे ही आसपास के दुश्मनों की पोजीशन और उनकी अगली मूवमेंट का अंदाजा लगाना। स्पेशल इफेक्ट गॉड्स बुलेट, हर तीसरी बुलेट सीधे दुश्मन की कमजोर जगह पर जाकर लगेगी, चाहे वो कितना भी बचने की कोशिश करे। किंतियान ने जैसे ही इस नए टैलेंट को महसूस किया, उसकी दुनिया बदल गई। उसे अब जंगल की हर सरसराहट, मोटिस की हर धड़कन और उसके पैरों की मूवमेंट साफ महसूस हो रही थी। अब भागने की जरूरत नहीं थी। किंतियान एक ऊंचे पेड़ की डाल पर रुक गया। उसने राइफल उठाई और उसे मोटिस की तरफ घुमाया। तुम थक गए क्या, छोटे चूहे? मोटिस हंसता हुआ सामने आया। उसकी तलवार काली आग उगल रही थी। नहीं, बस तुम्हारा सफर यहीं खत्म करने का मन बना लिया है, किंतियान ने ठंडी आवाज में कहा और ट्रिगर दबा दिया। धम धम धम, 3 गोलियां एक साथ निकलीं। मोटिस ने पहली 2 गोलियों को अपनी तलवार से हवा में ही उड़ा दिया, लेकिन तीसरी गोली, गॉड्स बुलेट, वो गोली हवा में किसी जादुई तरीके से मुड़ी और सीधे मोटिस के घुटने को चीरते हुए निकल गई। मोटिस अपना बैलेंस खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? मेरी डिफेंस। अगली सुबह बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से में एलन अपनी तलवार के साथ डार्क एल्फ के एक ग्रुप से घिरा हुआ था। उसका शरीर पसीने और खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई नाम नहीं था। होशान मर्सनरी कॉर्प्स के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। भाई लेई के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। इसे मरने दो, फिर हम जाकर इसकी तलवार और कीमती सामान उठा लेंगे, भाई लेई ने अपने आदमियों से कहा। तभी एक डार्क एल्फ ने अपनी जहरीली खंजर एलन की गर्दन की तरफ बढ़ाई। एलन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब सब खत्म है। धम, एक धमाका हुआ और वो डार्क एल्फ वहीं ढेर हो गया। किंतियान? एलन ने अपनी आंखें खोलीं और दूर एक पेड़ की चोटी पर उस काली आकृति को देखा। किंतियान ने एक के बाद एक शॉट लेना शुरू किया। हर गोली एक मौत लेकर आ रही थी। मर्सनरी कॉर्प्स के लोग शॉक्ड होकर देख रहे थे कि कैसे एक अकेला स्नाइपर पूरे माहौल को बदल रहा था। भाई लेई का चेहरा पीला पड़ गया। ये कोई इंसान नहीं है, ये शैतान है। कुछ देर बाद जब सारे डार्क एल्फ मारे जा चुके थे, किंतियान पेड़ से नीचे उतरा। एलन भागते हुए उसके पास आया। भाई, तुम सही वक्त पर आ गए। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। किंतियान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, अगली बार से अपनी पीठ का ख्याल खुद रखना सीखो। तभी भाई लेई और उसके मर्सनरी हिम्मत जुटाकर आगे आए। सुनो स्नाइपर, तुम जो भी हो, तुमने हमारी किल चुराई है। ये डार्क एल्फ हमारे टारगेट थे। किंतियान ने धीरे से अपनी राइफल की नली भाई लेई की तरफ घुमाई। राइफल से अभी भी धुआं निकल रहा था। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो अगली गोली तुम्हारे सिर के आर पार होगी। भाई लेई का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने किंतियान की आंखों में जो किलिंग इंटेंट देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। बिना एक शब्द बोले वह और उसके आदमी दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। एलन हंस पड़ा। देखा कैसे भाग गए। किंतियान, तुम सच में बहुत कूल हो। किंतियान ने आसमान की तरफ देखा, जहां पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री की चमक अब भी बरकरार थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है एलन, असली बॉस का आना अभी बाकी है। एपिसोड 160, डार्क एल्फ जनरल का कहर। पर्पल विस्टीरिया स्पिरिट ट्री के पास की हवा अचानक भारी हो गई। आसमान में छाए बैंगनी बादल अब गहरे काले पड़ने लगे थे। जमीन पर लड़ रहे योद्धाओं को एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उनके फेफड़ों को भींच रहा हो। हटो, सब पीछे हटो। एल्फ कैप्टन की आवाज में घबराहट साफ थी। धड़ाम, ऊपर से एक काली बिजली गिरी और स्पिरिट ट्री के ठीक सामने एक विशाल गड्ढा बन गया। धूल के गुबार से एक आकृति बाहर निकली। उसने गहरे काले रंग का भारी कवच पहना हुआ था और हाथ में एक विशाल तलवार थी, जिससे खून जैसी लाल ईविल एनर्जी टपक रही थी। जनरल कर्गस, एलन की आवाज कांप उठी। ये टियर 6 डार्क एल्फ जनरल था। इसकी ताकत के बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही एल्फ की कई बटालियन को खत्म कर दिया था। कर्गस ने अपनी ठंडी नजरें बैटलफील्ड पर घुमाई। उसकी नजर उस जगह रुकी जहां किंतियान खड़ा था। तो तुम ही हो वो चूहे जो मेरे शिकारियों को मार रहे थे? उसकी आवाज किसी धातु के रगड़ने जैसी डरावनी थी। कर्गस ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। एक लाल रंग का शॉकवेव निकला, जिसने आसपास के दर्जनों एल्फ वॉरियर्स और इंसानों को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ किंतियान ने अपनी राइफल कस ली। उसकी माइंड आई उसे लगातार वार्निंग दे रही थी, खतरा, बहुत बड़ा खतरा। एलन, लीची, तुम दोनों एल्फ वॉरियर्स की मदद करो। जनरल को मैं संभालता हूं। लेकिन किंतियान, वो टियर 6 है। एलन चिल्लाया। जाओ,
किन की आवाज में ऐसी कमांड थी कि एलन और लीची को पीछे हटना ही पड़ा। किन ने अपनी पोजीशन ली। उसके पास इवोल्यूशन पॉइंट्स अब 7 लाख से ऊपर हो चुके थे। उसने बिना देर किए सिस्टम पैनल खोला। गन गॉड की आत्मा को अपग्रेड करो। सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ। 2 लाख पॉइंट्स खर्च। गन गॉड की आत्मा अब ऑरेंज लेवल पर पहुंच गई है। नई क्षमता, डूम्सडे बुलेट। ये गोली किसी भी शील्ड या डिफेंस को नजरअंदाज करते हुए सीधे सोल पर वार करती है। किन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उसने निशाना साधा। करगस तेजी से किन की तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि वो सिर्फ एक काली लकीर जैसा दिख रहा था। क्लिक। किन ने ट्रिगर दबाया। धमाका। पूरी घाटी उस गूंज से दहल उठी। डूम्सडे बुलेट हवा को चीरते हुए करगस की तरफ बढ़ी। करगस ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोली तलवार के आर पार निकल गई और सीधे जनरल के कंधे में जा धंसी। आह! करगस पहली बार पीछे हटा। उसका अभेद्य कवच मिट्टी की तरह टूट चुका था। इंसानी कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत! करगस की आंखों में पागलपन सवार हो गया। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और चिल्लाया, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन, हेल बीस्ट फॉर्म। उसका शरीर फूलने लगा। उसकी पीठ से कांटेदार पंख निकल आए। जनरल करगस अब एक भयानक मॉन्स्टर में बदल चुका था। किन ने अपनी राइफल रीलोड की। खेल अब शुरू हुआ है।